हेलो गाइस, कैसे हैं? नई साल आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 2024 में बहुत ही मन से, बहुत ही लगनशील के तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। फिलहाल आपके माइंड में सिर्फ एक ही एग्जाम चल रहा है, वो है झारखंड JSS CGL एग्जाम। जो प्रस्तावित डेट है 28 जनवरी को, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्या करनी है, देनी है। तो आप लोग को मेरी तरफ से सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, तो जल्दी जल्दी से बताइए कि आप लोग नए साल में क्या क्या प्रेरणा लिए हैं। क्या नए साल में एकदम नई जोश, नई उमंग के साथ तैयारी करने के लिए जुड़े हैं या नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल जो है वो मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 73 लेकर आया हूं। इससे पहले 72 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने का काम किया हूं, जिसमें डिटेल्स नोट्स के साथ आंसर लगा हुआ PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करने का काम किया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 73, जिसमें मैं आज भी लेकर आया हूं बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों, क्लास को शुरू से अंत तक देखना ना भूले, क्योंकि क्लास में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, साथ ही में डिटेल्स नोट्स के साथ आया हूं, ताकि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये स्लाइड में दिख रही है कि परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। देखिए, विद्युत धारा का निर्माण करता है, कौन सी ऐसी परमाणु का भाग है जो विद्युत धारा का निर्माण करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन, चौथा है पॉजिट्रॉन। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो एक स्लाइड में दिख रही है, अगर आपकी तैयारी साइंस में अच्छी इच्छा से चल रही होगी तो इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या है। फिलहाल जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु का एक ऐसा भाग है जो विद्युत धारा का क्या करता है, निर्माण करता है। अब आइए इसका डिटेल्स नोट्स आपको मैं अगले स्लाइड पे दिखाता हूं कि और इससे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। नए साल में एकदम नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। सबसे चीजें पहला पूछा गया कि परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन भाग जो है, वो विद्युत धारा का क्या करता है, निर्माण करता है। सबसे पहली बात, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका भार कितना होता है, तो आपको बताना है कि इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव आवेश होते हैं। तो देखिए, इस पे कैसा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तब आपको राइट आंसर देना है J थॉमसन ने किया था। ठीक है ना। साथ ही साथ एक और बेहतरीन बात बताता हूं आपको कि देखिए, न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होती है। यानी कि न्यूट्रॉन की जो मास होती है वो प्रोटॉन के मास के लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगली बात क्या है कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ ली गई है। परमाणु में धन आवेशित जो कण है वो कौन है, प्रोटॉन है। तो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिल गई, प्रोटॉन के बारे में जानकारी मिल गई, न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी मिल गई। तो इस तरीका का अगर डिटेल्स नोट्स के साथ साथ ही साथ इस प्रकार से आंसर लगा हुआ PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर के साथ, ईडू फाइबर ऑनलाइन हब के साथ जुड़ सकते हैं। और रात में एक बार क्या करना है, PDF को डाउनलोड करके जरूर सोने से पहले एक बार पढ़ लेना, क्योंकि झारखंड CGL में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है मेरे प्यारे मित्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग सेकंड। क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत बताना है कि भाई क्षार के बारे में निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से कौन से गलत है। तो देखिए, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये एकदम सही बात है कि क्षार जो होता है वो एकदम सही बात है कि कड़वा होता है स्वाद में। दूसरा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन कर देता है, ये एकदम बिल्कुल सही है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस होते हैं उसको क्या कर देते हैं, नीले में परिवर्तित कर देते हैं। जलीय माध्यम या तरल अवस्था में OH का निर्माण करता है। तो ये तीनों सही दे रखे हैं। और पहला मैं तो पढ़ा ही नहीं था, है ना। धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 और लवण बनाते हैं। ये काम जो है वो क्षार का नहीं है। क्षार का ये काम नहीं है कि वो धातु और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके आपको H2O और CO2 और लवण बनाए। ये काम आपको
क्षार का नहीं है, तो यही गलत है और यही हमसे पूछा गया, गलत के बारे में ही चुनना था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। 20 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का जवाब एकदम सही सही दे पाए। जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहले क्लास को एकदम क्या करना है, सिलसिलेवार ढंग से शुरू से अंत तक देखिए। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे मित्र, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि 74 नंबर जो साइंस का प्रैक्टिस सेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो एक काम और करना, जरा सा क्लास को लाइक भी कर देना, ताकि आपकी एक लाइक से, आपकी एक शेयर से हमारे अंदर मजबूत एनर्जी मिलती है और फिर मैं काम अपने बहुत बढ़िया ढंग से कर पाता हूँ। तो देखिए, क्षार के बारे में सही नहीं है कि धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 और लवण बनाते हैं। देखिए, जो प्रबल क्षार होता है ना, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगर कभी ये पूछा जाए कि जो स्ट्रांग बेस होता है वो विद्युत का क्या होता है, तो आपको बताना है कि सुचालक होता है। क्षार को छूने में क्या होता है, साबुन जैसा चिकना लगता है, साबुन जैसा चिकना लगता है क्षार को छूइएगा। क्षार जो होता है फिनोथिलीन को गुलाबी रंग दे देता है, और क्षार जो होता है कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करता है। तो ये डिटेल्स नोट्स थे आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले गए हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि डॉट 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 अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अधिक विविधता की उत्पत्ति को क्या बनाता है, संभव बनाता है। ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है उत्तक संवर्धन, दूसरा है वनस्पतिक विकास, तीसरा है लैंगिक प्रजनन और चौथा है अलैंगिक प्रजनन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लैगिंग जो प्रजनन है वो अधिक, लैगिंग प्रजनन जो होती है वो अधिक विविधताओं को क्या बनाता है, आपको उत्पत्ति को संभव बनाने का काम करता है। ये लैगिंग प्रजनन का काम है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले देखिए आंसर क्या है, लैगिंग प्रजनन। अब इसके साथ देखिए डिटेल्स जानकारी आपको दे दिया गया है कि लैगिंग प्रजनन अधिक विविधता की उत्पत्ति को क्या बनाती है, संभव बनाता है। इससे रिलेटेड भी और भी जानकारियां आपको दी गई है, तो आप इसको मन से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स नोट्स आपके पास अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। बताइए किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा या अनावृति बीजी। बताइए इन चारों में से किस समूह के पौधों को आमतौर पर हम लोग शैवाल कहा जाता है, और कमेंट करके ये बताइएगा कि शैवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो भाई जो शैवाल कहते हैं वो हम लोग थैलाफाइटा समूह के पौधों को हम लोग शैवाल के रूप से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये देखिए, ये डिटेल्स नोट्स आपको इस तरह से मिल जाएंगी, और ये कहाँ मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम क्या है, ईडू फाइबर हब। ईडू फाइबर हब आप टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा, एक लिंक आएगी, आप उससे जुड़ जाइएगा, और वहां पर इस तरह का पीडीएफ आपको आंसर लगा हुआ साथ ही साथ डिटेल्स नोट के साथ आपको मिल जाएगा। मैंने अभी आपसे पूछा था कि सवाल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, देखिए लिखा हुआ है, सवाल का अध्ययन क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है, जबकि कवक का अध्ययन, क्या बोला, कवक का अध्ययन जो करना कहलाता है वो माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको हर एक चीजों को क्या करनी है, याद कर लेनी है। और साथ ही साथ देखिए बहुत सारे डिटेल्स नोट्स आपको दिया हूं, ताकि हमारे विद्यार्थी जो डिटेल्स नोट्स को पढ़ेंगे उनके अंदर ज्ञान और भी 2024 में बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 5। एक कार्बनिक यौगिक में एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन बोल रहा है, धीमा, यानी कि आराम आराम से होने वाला परिवर्तन जो छोटे अणु उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। यानी कि ऑप्शन का कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे कि सर वो तो कहलाती है फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का डिटेल्स नोट्स आपको मैं हर एक क्वेश्चन में दिया हूं, क्योंकि 2024 में आप लोग को एकदम अच्छी तैयारी करवानी, हमारी मेन क्या है, मोटो है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि दाएं आलिंद और निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो और वेंट्रिकल सेप्टम, दायां आलिंद निलय झिल्ली में मौजूद वाल्व को क्या कहा जाता है। तो भाई दायां आलिंद में बोल रहा है, तो दायां आलिंद और दाएं
जो बाएं नीलाई के बीच जो स्थित ऑरिकुलो वेंट्रिकुल सेप्टम में मौजूद जो बाल्ब होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड बाल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड बाल्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हमारे हृदय में दो तरह का बाल्ब होते हैं, एक होते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब और एक होते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। तो जो दाएं तरफ होता है उसे हम लोग ट्राइकस्पिड बाल्ब कहते हैं और जो बाएं तरफ होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। याद रखना, एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। आइए मैं आपको इसका डिटेल्स नोट दिखाता हूं। देखिए ये डिटेल्स नोट से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। दाएं आलिंद और दाएं नीलाई के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलो वेंट्रिकुल सेप्टम में मौजूद जो वाल्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं त्रिपर्दी वाल्व, यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, है ना। हमारे हृदय का जो भार होता है वो लगभग कितने ग्राम होते हैं? 300 ग्राम होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखना 4 चैम्बर होते हैं, है ना। बाएं आलिंद और बाएं नीलाई के बीच स्थित जो होता है उसे बोलते हैं द्विवल्नी कपाट, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बाल्ब। और बाएं आलिंद और बाएं नीलाई के बीच जो होते हैं उसको बोलते हैं त्रिवल्नी कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड बाल्ब। यानी डिटेल्स नोट्स के साथ आपको दिया जा रहा है पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं, है ना। शुक्राणु जो होता है वो कहाँ बनते हैं? तो अंडकोश में बनते हैं, वृषणकोश में बनता है, या वृषण में बनता है, या प्रोटेस्टेड ग्रंथि में बनता है, या फिर पुरपुटिका में बनती है। ये वीरी पुटिकाओं में बनती है। किसमें बनती है मेरे दोस्त? तो ये बनती है आपके वृषण में, यानी कि टेस्टिस में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन द आपका टेस्टिकल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो शुक्राणु जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है और टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखिए ये बहुत बेहतरीन तरीका से आपको डिटेल्स नोट्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाते हैं, क्षारीय मृदा धातु के तत्व के नाम से जानते हैं, निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं, या शून्य समूह के नाम से जानते हैं। तो भाई डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं संक्रमण तत्व, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अब देखिए इससे रिलेटेड आपको ढेर सारी जानकारियां आपको मैं लेकर आया हूं। देखिए क्या क्या जानकारियां हैं। जानकारी ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से क्या करते हैं हम लोग? जाना जाता है। सबसे पहले तो ये बात हुआ, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो 3 से लेके 12वें वर्ग का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों के अंतिम 2 कक्षाएं जो होती है वो अयुग्मित होती है। लोहा एक क्या है? लोहा एक संक्रमण तत्व है। तांबा जो है क्या है? उत्कृष्ट धातु है, उत्कृष्ट धातु है, ठीक है। प्लेटिनम जो है वो क्या है? संक्रमण तत्व है। ये सब सारे जो हैं वो सारे आपके संक्रमण तत्व के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लीजिए आपको 9, बल इंटू विस्थापन के डॉट डॉट के बराबर होता है। बल यानी कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, ये होता है हमारा वर्क के बराबर। याद रखिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वर्क के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बोलेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि मानवों में डॉट डॉट के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए हम लोग में साउंड प्रोड्यूस होता है, हम लोग में साउंड क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो बताइए हमारे बॉडी के अंदर किसकी कंपन से साउंड प्रोड्यूस होता है? हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमारे बॉडी में जो होती है वो किसकी कंपन से साउंड प्रोड्यूस होती है? आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मुख गुहिका के कंपन से, स्वर रज्जु के वजह से, ग्रसनी से, या स्वर स्तन रज्जु की वजह से। किससे होता है? ओरल कैविटी से होता है, वोकल कॉर्ड से होता है, फेरिंग से होता है, या आपको रेस्पिरेटरी कॉर्ड से होता है। तो ऐसा जो साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना वो हम लोगों के वोकल कॉर्ड से होती है, यानी कि स्वर आपको रज्जु से होता है ना। इसकी वजह से क्या होती है? ये वाइब्रेट करता है, तभी जाकर हम लोग में क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि मानवों में स्वर रज्जु के कंपन से क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ता है उसे कंठ या स्वतंत्र स्वर यंत्र कहा जाता है। स्वर यंत्र कहा जाता है। क्या बोला गया? कि श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से क्या करता है? जोड़ता है, उसे कंठ या स्वर यंत्र के नाम से जानते हैं। स्वर यंत्र के प्रवेश पर एक पतला एवं पत्ती के समान कपाट होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब कुछ अंदर निगलना होता है तो एपिग्लॉटिस
द्वार क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, आपको कुछ निगल रहे होते हैं तो जो एपिग्लॉटिस होती है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो भोजन है वो हमारे श्वास नली में ना जाकर फूड नली में जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो मानवों में जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो आपको स्वर यंत्र के कंपन की वजह से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11 में क्या बोल रहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्ड से संबंधित है, प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है, ये बताना है। प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एम्फियोकस, टूना, डॉग फिश या रेहू, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्रोटोकॉर्डेटा। एम्फियोकस है, टूना है, आपको डॉग फिश है या रेहू है, जल्दी से बताइए, कमेंट करके आप लोग को भी जरूर जवाब देना है। क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे दोस्त एक बार लाइक करते हुए जरूर चलना। तो इसका राइट आंसर है एम्फियोकस को जो होता है वो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सर्वाधिक ऋण आवेशित तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यानी जो सर्वाधिक ऋणावेशित होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा यानी कि बाह्य सेल जो होते हैं, आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर सेल ऑफ द मोस्ट निगेटिवली चार्ज एलिमेंट इज, क्या होता है जी, तो उसका होता है आपको NS2NP5। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, NS2NP5। नेक्स्ट अब देखिए सर्वाधिक जो ऋणात्मकता होती है, सबसे ज्यादा जो ऋणात्मक तत्व है वो है आपका क्या, फ्लोरीन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। अब अच्छा, जितने भी सेल हो चाहे वो सब सेल हो, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे अगर मैं बात देखो क्या लिखा हुआ, कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे KLMN ये हमारा क्या है, कक्षा है, और SPDF ये हमारा क्या है, सेल है। तो भाई इसमें देखिए SPDF में 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित तत्व है। अब कौन संबंधित है 16वें समूह से, ये तो आपको कमेंट करके बताना है ऑप्शन को देखकर। जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है। यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह कौन सा तत्व है, बताइए ऐसा कौन सा तत्व है जो गर्म और सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये सोचिए, क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन लपेट दिया एक साथ, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तो बताइए ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है या जर्मेनियम है। तो भाई ऐसा कौन है, सल्फर। सल्फर जो होती है वो गर्म एवं शांत HNO के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वेलोसिटी दे रखा है वेव का। यदि उसी माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंग गुजर रही हो तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। देखिए 1 मिनट में 600 सेकंड गुजर रहती है। हम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी n इजकल टू होता है 1/t टाइम पीरियड। अब बताओ 1/t को कितना होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी इजकल टू, अब बताओ कितना गुजर रही है भाई। तो भाई 60 मिनट में, 1 मिनट में जितना गुजरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड में, है ना, जितना गुजर जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको आवृत्ति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आवृत्ति। कंपन प्रति सेकेंड, तो कंपन कितना होता है, 600 कंपन गुजर रही है कितने में, आपको 160 मिनट में। तो भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपन प्रति सेकेंड। तो कंपन कितना हुआ है 600, और टाइम कितना लगा, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 10 सेकेंड। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल गया 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज हमारा क्या निकल गई, फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब बताओ तो हमें क्या निकालना है जी, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन तरंग, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी है, तो 600, और फ्रीक्वेंसी कितना है 10, तो इसको काट देंगे तो खत्म। तो आंसर हो गया 60 मीटर। ये हमारा हो गया वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
ये हमारा क्या हो गया, सी बिल्कुल सही आंसर है। तो याद रखिएगा, कंपन प्रति सेकंड, एक सेकंड में जितना कंपन होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो बताओ 60 मिनट में 600 कंपन हो रहा है, 600 तरंग गुजर रहे हैं, तो एक सेकंड में कितना गुजरेगा 60, एक सेकंड में कितना गुजरेगा 10, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। और हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, और निकालना हम लोग को क्या, वेवलेंथ। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी को हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा आपको वेवलेंथ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, धोवन सोडा के एक अणु में जिसका धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? धोवन सोडा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में, है ना, वाशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं, हमसे ये बताना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए, आइए डिटेल्स नोट्स में आपको बेहतरीन चीजें बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पे धोवन सोडा के बारे में पूछा गया है। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? 10 अणु मौजूद होते हैं। पहला आंसर निकल के आ गया। धोवन सोडा कहते किसको है? तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O। तो देखो, तो पानी का कई को मोलिक्यूल होता है? पानी का 10 मोलिक्यूल होता है, एकदम क्लियर दिख रहा है। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग ग्लास निर्माण में करते हैं, कागज के उद्योग में करते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में करता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो भाई बेकरी के उद्योग में, ब्रेड फुलाने में किया जाता है। ये सब इनके डिटेल्स नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि डॉट 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 एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है ना, या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। ये तो सभी को पता है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बल के नाम से जानते हैं, यानी बल। ऑप्शन नंबर सी हो गया। बिना ऑप्शन पढ़े हम लोग राइट आंसर दे सकते थे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बल एक क्या है? तो बल एक, याद रखिएगा, बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। दूसरा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये भी आपको याद रखना है। न्यूटन के दूसरे नियम को हम लोग बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये चीज आपको माइंड में सेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक 10 केजी का पिंड, है ना, 4.0 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, जहां पर जी का मान हम लोग को 10 मीटर पर सेकेंड रखना है। अब हम लोग को पता है कि हाइट, देखिए मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 10 केजी। हाइट दे रखा है कितना? 4 मीटर। और जी का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को पता है वर्क इजकल टू क्या हो जाएगा? किया गया क्या निकालना है? कार्य। तो कार्य जो हो जाएगा वो mgh हो जाएगा। m का मान कितना है? 10। g का मान कितना है? 10। और 4 है ये हमारा h। तो ये हो जाएगा 400 जूल। 400 जूल हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 लगता है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? बताओ जी, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? पहला है इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर, दूसरा अम्ल और क्षार का प्रयोग कर, दाब बढ़ाकर, या ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित एवं विकसित विकृत करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत करके। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई इकाई क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी। जी का जो एसआई होता है वो आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसी चीज को अगर लिखना चाहोगे तो लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर डॉट प्रति किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर लेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 20 नंबर का ये जो प्रैक्टिस सेट 73 चल रहा था, इसमें आपने कितने स्कोर कर पाए हैं। और जाते जाते एक बार क्लास को लाइक करके जरूर जाना मेरे प्यारे मित्र, ताकि आपकी लाइक से हमारे अंदर एनर्जी आती है, ताकि मैं आपको ये जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसको 100 तक आपको पहुंचाने में आपको मैं सहयोग करूं। कहता है दिए गए आकार का एक घटक है, दिए गए आकार का एक क्या है, घटक है, जिसका प्रतिरोध कम होता है, क्या कहलाता है बताइए। जिसका प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम है, तो उसमें क्या होगी, करंट जो होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, विद्युत जो होगी, वो इजिली क्या करेगी, प्रवाहित होगी। तो जिसमें इजिली प्रवाहित होती है करंट, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर बोलते हैं, और कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुचालक। तो राइट आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इतने डिटेल्स नोट्स के साथ आपको मैं क्या कर रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू फाइबर ऑनलाइन हब से जरूर जुड़ जाइए, जहां पर आपको इस तरह का पीडीएफ पूछा गया। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सा है, तो आपको आंसर देना है चांदी। चांदी के बाद आपको देना है आपको तांबा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। साथ ही साथ में और भी आपकी चीजों को प्रोवाइड करने का काम किया है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग को जो 73 नंबर का प्रैक्टिस सेट था, इसमें 20 क्वेश्चन में से आपने कितने स्कोर कर पाए हो, है ना। और तो 2024 की साल है, इसको एक अच्छी साल में क्या करना है हम लोग को, बनाना है। तो उसके लिए मेहनत भी अच्छी ढंग से करना है। फिर आपको थोड़ी देर में रीजनिंग और मैथ की क्लास भी आपको बहुत अच्छी तरीके से दी जाएगी। तो आप लोग आज से एकदम सिलसिलेवार ढंग से जुड़ जाओ। और भाई अगले जो 20-25 दिन है वो आपके लिए बहुत ही बेजोड़ दिन है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ, आपको साइंस भी करवाने वाला हूँ, मैथ भी करवाने वाला हूँ, रीजनिंग भी करवाने वाला हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, मन से एकदम क्लास को लिखते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय गाइस।